तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से हम बोले थे कि मात्र 10 दिन में हिंदी व्याकरण पूरे समाप्त कर देंगे, तो समाप्त कर देंगे। जैसे कि आपको एक और बात बोले थे कि हिंदी में आपको पूरे 90% ला के आपको देंगे तो देंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम आपको करा रहे हैं ना इस चैनल पर, वैसे ही आप केवल वीडियो देखते चलते हैं ना, तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है हिंदी में। जितना हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ना हिंदी का, केवल आप देखते चलिए। बोर्ड में एक भी क्वेश्चन, यानी जितना हम आपको करा दे रहे हैं ना, बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपसे इधर उधर से नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी व्याकरण का, जिसमें आपको समास आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। समास ऐसे आपको बताने वाले हैं कि जिंदगी में आपको किसी और का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा समास में। यानी ऐसा ट्रिक ना कि देख कर केवल बता दीजिएगा कि उसमें कौन समास लगा हुआ है, देखिएगा आंसर बताइएगा। ऐसा ऐसा ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए पहिल का यानी समास स्टार्ट करें। देखिए समास यानी समास का इंग्लिश होता है कंपाउंड, इसका इंग्लिश क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो जिंदगी भर के लिए समास का परिभाषा कैसे याद रहेगा हम आपको बताते हैं। देखिए हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए विद्या प्लस आले, क्या लिख दिए, विद्या प्लस आले। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे विद्यालय बनेगा कि नहीं, आप कहिएगा आराम से, यहाँ पे विद्यालय बनेगा कि नहीं। तो देखिए 2 गो या 3 गो यानी 2 अक्षर या 2 से अधिक ये शब्द है ना, यानी 2 या 2 से अधिक ये सभी शब्द है कि नहीं, विद्या ये सब आलेख, ठीक है, ये सब शब्द है कि नहीं। तो यानी 2 या 2 से अधिक, ये अधिक है कि नहीं, यानी 3 गो है, ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक है, ये सब शब्द है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलने से, क्या 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है ना, इसी को हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। फिर से एक बार, 2 या 2 से अधिक ये सब शब्द है ना, तो 2 या 2 से अधिक ये शब्दों को मिलने से जो नया शब्द बनता है ना, ये नया शब्द बना ना, इसी को हम समास कहते हैं। इसका परिभाषा हो गया। क्या बोलिए, जिंदगी भर के लिए परिभाषा आपको याद नहीं हो गया कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा सही तरीके से यहाँ पे वही चीज लिखा गया है जो आपको हम समझाए हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलने से जो नया शब्द बनता है उसी को हम समास कहते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे 2 गो शब्द है ना, नमपैना अखो है, यानी 2 गो शब्द है ना, यहाँ 2 से अधिक है, एक नया शब्द बना ना यहाँ पे नाग कमल। तो 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे वही परिभाषा लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के ये मिलने से जो नया शब्द बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बुझा गया समास का परिभाषा। अब आगे आइए, देखिए अब उस पर से आता है समास विग्रह। क्या आता है, समास विग्रह। तो इसे भी आप समझिए। देखिए समास विग्रह का मतलब होता है ना, मान लीजिए कि ये कलम है, ठीक है, तो इसे सभी, यानी देखिए ये सभी को हम खोल कर अलग कर दिए, इसी को हम समास विग्रह कहते हैं। यानी देखिए कोई भी पद हो और उसे अलग अलग कर देते हैं ना, यानी सभी पदों को तोड़ कर अलग अलग कर देंगे ना, उसी को हम विग्रह कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा भी देख लीजिए, आपको अब समझाते हैं। देखिए समस्त पदों को, सभी पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी जो भी पद रहेगा ना उसे अलग अलग खंडों में तोड़ देंगे ना, उसी को हम समास विग्रह कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कमल है, तो कमल को हम ऐसे लिख सकते हैं, क प्लस म प्लस ल, आराम से लिख सकते हैं। यानी सभी पदों के, ये जो पद था ना सभी को अलग अलग हम कर दिए, यहाँ पे कर दिए ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, समास विग्रह कहेंगे। जैसे कि कलम को खोलकर यानी सभी अंक को अलग किए थे ना, उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए सड़क है, यहाँ पे क्या है, सड़क। तो सड़क को हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, स प्लस र प्लस क, यानी ऐसे कर सकते हैं। यानी सभी पदों को अलग अलग कर दिए, यानी सभी पदों को तोड़ दिए, उसी को हम यानी समास विग्रह कहते हैं। यानी 2 चीज बुझा गया, समझिए कि समास बुझा गया। अब केवल पहचानने का ट्रिक और परिभाषा बचा हुआ है समास का। यानी ऐसा जो आपको शुरू में बोला है ना, ऐसा ट्रिक बताएंगे ना समास पहचानने का, जो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा समास पहचानने का ऐसा ट्रिक। तो देखिए अब सीधा सीधी एग्जाम में पूछता है कि समास का कितने प्रकार होता है। देखिए समास के प्रकार, यानी पूछता है एग्जाम में समास कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा कि समास कितने प्रकार का होता है। तो समास
छह प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? छह प्रकार का होता है। एक देखिए, एक 7 प्रकार का होता था, लेकिन एक समास को हटा दिया गया, यानी 7 को पहले होता था। एग्जाम में पूछेगा कि समास कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। आपको 6 मरना है, 7 नहीं मरना है। 7 ऑप्शन में रहेगा, लेकिन 7 नहीं मरना है, 6 मरना है। तो देखिए, जो 7वां था ना, वो नयन समास है। क्या है? नयन समास है, जो अभी हटा दिया गया, यानी वो हम पढ़ा देंगे। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है भाई कि ये इसमें कौन समास लगा हुआ, लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। पहले जो समास 6 प्रकार का होता है ना, सभी का परिभाषा और पहचानने का ट्रिक हम आपको पहले बताते हैं, तो बाद में जो नयन समास जो एक हटा दिया गया है ना, उसे हम आपको बता देंगे। देखिए, समास कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है, आपको याद रखना है। अब कौन कौन होता है, बारी बारी से सबका नाम देख लीजिए। पहले का क्या होता है कि अव्ययभाव समास, दूसरा क्या होता है कि कर्मधारय, तीसरा होता है कि द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। समास कितने प्रकार का होता है, तो समास 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है कि अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, समास कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। आपको हमेशा के लिए याद रखना है। देखिए, हम जो भी विषय आपको पढ़ाएंगे ना, अभी आपको वीडियो देखते ही में 99% आपको याद भी करवा देंगे। इसी वीडियो में जो भी हम आपको पढ़ाएंगे ना, हम 99% आपको कह रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसे गारंटी नहीं देता है कि आपको याद होगा कि नहीं होगा। 99% हम आपको गारंटी देते हैं कि जो भी इस चैनल पर हम आपको पढ़ाएंगे ना, अभी इस वीडियो को देखते ही मैं आपको याद करवा देंगे। क्या बोले, समास का परिभाषा आपको याद नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और समास विग्रह, यानी सभी अंकों को, यानी ये सभी पदों को अलग कर देना, उसे समास विग्रह कहते हैं। और समास अब पढ़ाए हैं कि समास कितने प्रकार का होता है, तो समास 6 प्रकार का होता है। क्या आपको इतना याद नहीं है? बिल्कुल याद हो गया होगा। अब देखिए, अब बारी बारी से सबका परिभाषा और सभी को पहचानने का ट्रिक हम आपको बताते हैं। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? देखिए, इसका परिभाषा लिखा हुआ है। परिभाषा को पहले हम आपको समझाते हैं, तब इसका पहचानने का ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसे याद रखेंगे, अव्यय से याद रखेंगे इसका परिभाषा। क्या थी से? अव्यय से। देखिए, जिस समास का पहला पद यानी पहिल का पद अव्यय हो, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये खूंटा है। मान लीजिए कि आप देहात से होंगे तो गाय भैंस का खूंटा आप देखे होंगे। मान लीजिए कि खूंटा को या कोई रड हो गया, या रड को ऐसे गाड़ देंगे, कहीं पर भी ठंडा हो या गर्मी हो या कुछ हो, उसे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो उसी को अव्ययभाव समास कहते हैं, यानी उसी को अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को अव्यय कहते हैं। लगभग मतलब कि किसी से कोई ना डरे, यानी अव्यय का मतलब होता है किसी से वह ना डरे। क्या मान लीजिए कि यहाँ पे खूंटा गाड़ दिए या कुछ भी रड यहाँ पे गाड़ दिए, क्या उस किसी को डरेगा? आप लिया कर यहाँ पे टक्कर माराइएगा तो कहेगा कि आओ मारो, मार खा लेगा। ठीक है, यानी उसमें ठंडा लगे या गर्मी लगे या बरसात लगे, यानी कुछ भी हो, क्या वो डरता है किसी से? आप जहां पर उसे हला दीजिएगा वो उसी प्रकार वहीं पर वैसे ही रहेगा। उसी को अव्यय कहते हैं। चलिए, ये तो इसका परिभाषा हो गया। अव्यय से आप याद रखिएगा। अब इसका पहचानने का सुपर फास्ट ट्रिक, 1 सेकेंड में कैसे पहचानिएगा उसका हम ट्रिक आपको हम बताते हैं। देखिए, पहचानने का ट्रिक यानी अव्ययभाव समास पहचानने का ट्रिक। देखिए, जिसके शुरू में क्या, जिसके शुरू में ये सब अंक लगा होगा वह सीधा क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। यानी अव्ययभाव देखिए, अनु लगा होगा या अ, यानी आ, प्रति, हर, भर, यस, यावत लगा हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास कहेंगे। यानी देखिए कैसे याद रखिएगा, 1 सेकेंड में याद कीजिए। अनु, आ, प्रति, हर, भर, यस, यावत, आपको ये 10 बार भूकना है। अभी याद बोलिए हमारे साथ, अनु, आ, प्रति, हर, भर, यस, यावत। क्या? अनु, आ, प्रति, हर, भर, यस, यावत, यानी ये सब शुरू में उसका लगा होगा ना, तो सीधा आपको देख कर मारना है कि क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। ऐसे में 4 गो ऑप्शन देता है। ऐसे में आप जितना हम आपको बता रहे हैं एकदम सटासट ऑप्शन काट दीजिएगा, एकदम सही आंसर केवल मारिएगा। यानी देखिए, ये सब अंक लगा होगा ना, तो वो क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। अनु लगा हो या आ लगा हो, प्रति, हर, भर, यस, यावत लगा हो, उसे अव्ययभाव समास कहेंगे। देखिए, इसका उदाहरण अब देखिए, यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण। देखिए, प्रतिदिन, यानी पूछेगा कि प्रतिदिन में कौन समास लगा है, तो देखिए इसका यहाँ पे प्रति हो गया ना, यानी देखिए इसका पहला पद आपको क्या लिखवाए हैं? जिसके शुरू में, यहाँ पे ऊपर है, जिसके शुरू में ये सब लगा हो, अनु, आ, प्रति, हर, भर, यस, यावत, उसे क्या कहते हैं? यानी उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहिल कहीं लग गया ना,
प्रति, तो सीधा कौन समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। यहाँ पे अनुरूप पूछेगा कि बोर्ड में अनुरूप में कौन समास लगा हुआ है, तो सीधा आपको क्या बनना है, अनु, तो देखिए यहाँ पे आ गया ना अनु, तो ये सीधा कौन समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। भर पेट, तो यहाँ पे भर आ गया ना, तो ये सीधा कौन समास होगा, बहु अव्ययभाव समास होगा कि नहीं, यानी इत्यादि ऐसे, यानी इसमें बस इतना ही है, इतना ही शब्द लगा रहता है, सीधा होता है अव्ययभाव समास। इतना आपको याद करना है, 2 4 6 1 7, 7 को है याद नहीं होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, अनु, आ, प्रति, हर, भर, यस, यावत, आराम से आपको इतना याद हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सब लगा रहेगा यानी उसका शुरू में, तो वह कौन समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। अब चलिए दूसरा बताते हैं हम, द्विगु समास। देखिए दूसरा है कि द्विगु समास, यानी देखिए इसका परिभाषा कैसे याद कीजिएगा, ऐसा कैसे पहचानिएगा। देखिए आप उदाहरण जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोलिए, द्विगु क्या है, द्विगु यानी द्वि आ रहा है ना, तो द्वि 3 4 यानी द्विगु, यानी देखिए ये सब काथी का संख्या है, 2 3 4 5 इसे डैश डैश, यानी द्विगु यानी द्वि आ रहा है ना, द्वि। तो यानी इसमें देखिए इसका परिभाषा कैसे याद कीजिएगा, जी समाज का पहला पद यानी उसका पहिल का पद संख्यात्मक हो उसे क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं, यानी संख्या लगा हो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। यानी द्वि आ रहा है ना, सीधा समास पहचानने को देगा तो द्वि, यानी उसमें ऑप्शन में द्विगु समास रहेगा तो द्वि क्या, द्वि 3 4 ये संख्या है, तो इसका पहचानने का नियम क्या है कि संख्या लगा होगा उसमें, यानी संख्यात्मक अंक होगा, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, जैसे कि देखिए सप्ताह, यानी सप्ताह को हम क्या बोलते हैं, सप्ताह, यानी 7 आ रहा है कि नहीं, तो ये 7 काथी का अंक है, यहाँ पे 7 यानी संख्यात्मक संख्या है कि नहीं, यानी गिनती का संख्या है कि नहीं, तो जिसका पहला पद संख्यात्मक या गिनती का संख्या हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। नवरात्रि यानी 9 आ जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे 9, तो इसमें क्या द्विगु यानी 2 3 4 5 ये 9 संख्यात्मक संख्या है कि नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विगु समास कहेंगे। त्रिलोक क्या होगा, त्रिलोक यानी 3 आ रहा है कि नहीं, 3 है। जैसे कि इसे विग्रह जो आपको बोले हैं ना कि शुरू में जो विग्रह यानी सभी पदों को तुरिएगा उसे हम विग्रह कहते हैं, तो इसे भी आप तुरिएगा ना तो 3 यानी 3 लोगों का समूह, यानी 3 लोगों का समूह, तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगा, द्विगु समास होगा। यानी सप्ताह तो 7 दिनों का समूह या 7 सप्ताहों का समूह, यानी इसे क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। आप याद रखिएगा, द्वि आ रहा है ना, तो परिभाषा इसी से बना लीजिएगा, पहचानने का ट्रिक यही है। यानी द्वि आ रहा है तो द्वि 3 4 ये तो संख्या है, तो संख्या अंक लगा होगा, यानी गिनती की संख्या है, ये सब गिनती का संख्या है, तो गिनती का संख्या लगा होगा तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। बुझा गया। अब चलिए यानी 2 नंबर हो गया, द्विगु समास हो गया। अब आइए द्वंद्व समास, यानी अगला क्या है, द्वंद्व समास। इसका भी हम परिभाषा समझाते हैं और इसका पहचानने का ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए जिस पद का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी गलती जब करते हैं तो आपके माता भी प्रधान होते हैं, आपके पिता भी प्रधान होते हैं। यानी आपके घर पर कोई भी आएगा, देखिए आपका बेटा हमको मारा था, यानी उसका आपको घर लेकर आएगी कि देखिए हमारे बेटा को आपके बेटा ने मारा था, यानी आपके पिता हो या माता हो, यानी किसी से मतलब नहीं है। यानी आपका पिता भेटा जाएंगे तो पिता से बोलेगा वो, नहीं तो आपका माता यानी मम्मी आपको भेटा जाएगी तो मम्मी साहब को बोलेगी आपका बेटा हमारे बेटा को मारा था। यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए वही परिभाषा लिखा गया, जिस पद का दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। बुझा गया। यानी दोनों पद प्रधान होगा, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। क्या आप कोई भी गलती करते हैं तो पिता भेटा जाए या माता भेटा जाए, जो आपके घर पे कोई भी आएगा ना कहने तो माता भेटा जाए या पिता भेटा जाए, यानी दोनों पद प्रधान है कि नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए इसका पहचानने का ट्रिक, इसके बीच में हाइफन ऐसे माइनस का चिन्ह लगा होगा, इसके बीच में कौन लगा होगा, इसे माइनस का चिन्ह लगा होगा, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। देखते ही पहचान लीजिएगा कि इसमें ऐसे माइनस का चिन्ह लगा होगा ना तो सीधा बोलिएगा कि द्वंद्व समास है। इसमें देखिए जैसे कि वो इसमें दे देगा कि ठंडा गर्म, तो इसे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना, यहाँ पे हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो ये कौन होगा, द्वंद्व समास होगा। देखिए माता पिता, यहाँ पे ऐसे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो ये होगा कौन, द्वंद्व समास। यहाँ पाप पुण्य, यह माइनस चिन्ह ऐसे लगा हुआ है ना, इसे हाइफन बोलते हैं। यहाँ पे लिख चुके हैं हाइफन, ठीक है, नहीं लौक रहा होगा तो अब लौक रहा होगा, यहाँ पे हाइफन इसे बोलते हैं। देखिए ऐसा चिन्ह माइनस का लगा होगा उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। हो गया, यानी 3 गो हो गया। अब चौथा देखिए कर्मधारय समास, कौन बचा है,
कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास इसे किसे कहते हैं, इसका पहले हम परिभाषा समझाते हैं, तब इसका पहचानने का ट्रिक बताते हैं। देखिए कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद, यानी उत्तर पद को हम दूसरा पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पद को हम दूसरा पद बोलते हैं। दूसरा पद प्रधान हो इसे हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए इसका पहचानने का ट्रिक और इसका उदाहरण देखिए। कर्मधारय समास पहचानने का ट्रिक यहाँ पे देखिए, इसे विग्रह करने पर यानी सभी अंकों को अलग अलग करने पर उसके मध्य में, यानी मध्य को बीच बोलते हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मध्य में हाय जो आए उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। यानी उसको विग्रह कीजिएगा ना, उसको तुरिएगा तो उसके बीच में हाय जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि महादेव है तो महादेव को आप कैसे विग्रह कर सकते हैं? महान हाय जो देव, ऐसे लिख सकते हैं कि महान हाय जो देव, ऐसे लिख सकते हैं। महान हाय जो देव, जो हाय जो आ गया ना, आपको क्या बोले हैं कि जिसके बीच में हाय जो आ जाएगा ना वो कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन होगा? कर्मधारय समास होगा। हाय जो आ गया ना तो इसे कौन समास बोलेंगे? महादेव को हम कर्मधारय समास बोलेंगे। आधा मरा हुआ, यानी देखिए इसे आधा मरा हुआ का कैसे आप विग्रह कर सकते हैं? जो आधा है मारा, जो आधा है मारा या आधा है जो मारा, यहाँ पे इसे कर सकते हैं आधा हाय जो मारा, ऐसे लिख सकते हैं। यानी हाय जो आ गया ना इसके बीच में हाय जो आ जाएगा सीधा वो कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। लाल मणि तो लाल हाय जो मणि, लाल हाय जो मणि, इसको कौन समास बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। अब बचा देखिए 5वां नंबर के बहुब्रीहि समास। कौन समास बचा? बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास पहले आप समझ लीजिए, इसे बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप किसी भी पार्टी में, मान लीजिए किसी भी आप शादी ब्याह में गए, यानी आप 2 दोस्त गए, कितना दोस्त गए? 2 दोस्त गए। आप गए और आपका दोस्तवा गया है, ठीक है। आप भी 10 गो रसगुल्ला खाए, इहो 10 गो रसगुल्ला खाए, ठीक है। एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो जल्दी जल्दी 4 गो रसगुल्ला खाएगा। ये एक व्यक्ति है, ठीक है। यानी इसे हम हाथ गोरे से बना दे क्या? नहीं बना, ठीक है। इसे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये 4 गो रसगुल्ला हबर हबर खा रहा है, ये आराम आराम से 10 गो रसगुल्ला खा गए, ठीक है। तो आप देखिएगा, कहिए ओ बा बड़ा जल्दी जल्दी खा रहा है, इहो कहेगा, यानी आपसे कहेगा कि ओ ये तो बड़ा जल्दी जल्दी खा रहा है भाई, ये बाप कितना खा गया भाई, ये यानी तो ज़्यादा खा गया होगा। यानी आप नहीं देख रहे हैं अपना कि आप कितना खाए हैं, यानी दूसरे की ओर आप कह रहे हैं कि बापू कितना जल्दी जल्दी कितना खा गया। यानी देखिए इसमें आप भी प्रधान नहीं है, इसमें ये भी प्रधान नहीं है, क्योंकि देखिए आप भी जो काम कर रहे हैं ना वो यही काम कर रहा है। यानी आप खाने वाला काम कर रहे हैं तो यो रसगुल्ला खाने वाला काम कर रहा है, इसमें कोई किसी से कम नहीं है। यानी 2 गो व्यक्ति हैं, यानी आप 10-10 को खाए हैं, वो नहीं गिन रहे हैं, ये 4 गो बेचारा खाया है ना, तो आप 2 गो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं ना, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। वही परिभाषा यहाँ पे जो समझाए है ना, वही परिभाषा यहाँ पे लिखा गया। देखिए इसका परिभाषा, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई पद प्रधान था, यानी आप भी रसगुल्ला खा रहे हैं, यो रसगुल्ला खा रहा है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिलकर, यहाँ पे 2 गो पद था ना, ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर, देखिए यहाँ किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी किसी यहाँ पे तीसरा व्यक्ति था ना, इसको ओर संकेत ये दोनों कर रहा था, यानी किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया होगा? बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। देखिए इसका उदाहरण, यानी देखिए नीला, यानी इसको आप विग्रह जब कीजिएगा तो इसके बीच में हमेशा यानी जिसका आएगा, क्या आएगा? जिसका आएगा, और नहीं जिसका आएगा तो उसे कोई मतलब नहीं है। 2 गो व्यक्ति है, यानी दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करेगा। देखिए जैसे कि महादेव हो गया, यहाँ पे ये नीलकंठ हो गया, तो इसे आप विग्रह कीजिएगा, यानी सभी पदवा को अलग अलग जब तुरिएगा, यानी जब इसे अलग कीजिएगा तो ये कैसा होगा? नीलकंठ को आप ऐसे लिख सकते हैं, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी 2 गो व्यक्ति है, इसमें आप दोनों रसगुल्ला खाने वाला है। तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर दिया ना कि नीला है जिसका कंठ, यानी शिव जी को हम बोलते हैं ना, यानी शंकर भगवान को हम बोलते हैं कि नीला है जिसका कंठ, उसे हम क्या बोलते हैं? शिव जी बोलते हैं, यानी शंकर भगवान बोलते हैं। तीसरे व्यक्ति को यहाँ पर संकेत कर दिया ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। देखिए महादेव, महान है जो देव,
यानी देखिए इसमें महान भी यानी दो गो व्यक्ति है या दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत किया कि महान है जो देव, महान है जो देव किसे बोलते हैं? शंकर भगवान को बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए चक्र पानी, चक्र है जिसके पास, यानी देखिए यानी दो गो व्यक्ति यहाँ पे हो गया और दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर यहाँ संकेत किया। यानी चक्र है जिसके पास विष्णु जी को हम बोलते हैं कि नहीं, यानी चक्र है जिसके पास यानी विष्णु भगवान, तो उस ये कौन समास होगा? यानी बहुब्रीहि समास होगा। कौन समास होगा? यानी दो गो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए अब आपको यह कंफ्यूजन हुआ कि महादेव यहाँ पर भी आप उदाहरण दिए थे और कर्मधारय समास यहाँ पर भी महादेव यानी हाय जो आप बताए थे कि यहाँ पर भी ये कर्मधारय समास का, यानी हाय जो रहेगा उस जो हाय जो लगा रहेगा वो होगा कर्मधारय समास। और यहाँ पर भी आप बोल रहे हैं कि दो अंग यानी दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, उसे हम यानी बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका आप ही बताइए कि ये इसमें क्या झंझट है या क्या इसका कैसे पहचानेंगे? परीक्षा में आएगा तो हम गलती कर देंगे। आप बोले हैं कि एक भी सवाल गलती नहीं होने देंगे, तो देखिए इसका आपका क्या रीजन है। देखिए जब भी आपको ऑप्शन में देगा ना, तो देखिए जब भी ये सवाल पूछता है ना महादेव दे देगा, तो ये देखिए कर्मधारय ऑप्शन में देगा इसको पहचानने के लिए, तो बहुब्रीहि उसमें नहीं देगा। अब बहुब्रीहि देगा ना तो कर्मधारय पहचानने का नहीं देगा, यानी दोनों में से कोई एक ही देता है। जब भी मान लीजिए कि महादेव पूछा कि महादेव में कौन समास लगा हुआ है, चार गो ऑप्शन रहेगा। एक होगा अव्ययभाव समास, दूसरा का रहेगा बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, यानी ये चार गो देगा ऑप्शन में ना। तो देखिए जब भी देगा ना तो ये दो गो ऑप्शन में एक नहीं देगा, ये एक कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों एक ठिया नहीं देगा। जब भी देगा ना तो कर्मधारय देगा या बहुब्रीहि देगा। ठीक है, इसे कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। कर्मधारय देगा ना तो आपको विग्रह कीजिएगा, तो हाय जो आ गया वो कौन कर्मधारय हो गया। और जब बहुब्रीहि आएगा तो उसको यानी दो गो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, वो कौन होगा? बहुब्रीहि समास होगा। यानी देखिए जब भी आपको ऑप्शन में देगा तो कर्मधारय देगा तो बहुब्रीहि नहीं देगा, बहुब्रीहि देगा तो कर्मधारय नहीं देगा। इसका झंझट खेला खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा सोचने का बात नहीं है। देखिए अब ये हो गया बहुब्रीहि, 5 गो हो गया। अब छठा नंबर बचा। देखिए इसका उदाहरण यहाँ पे देखिए छठा नंबर होता है, यहाँ पे 6 नंबर लिखते हैं। 6 नंबर होता है कि तत्पुरुष समास, यानी लास्ट जो बचा है एक और बचा है कौन? नयन समास। कौन बचा है? नयन समास। लास्ट में आपको बताते हैं, केवल एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक से वो नयन समास समाप्त हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास ये लास्ट है जिसमें पहला पद गौण और बाद का पद प्रधान होता है इसका, यानी इसका विग्रह करने पर हमेशा कारक आता है। इसको जब भी विग्रह कीजिएगा तो इसमें कारक आएगा, वह कौन होगा? तत्पुरुष समास होगा। देखिए जब भी पूछता है तो 5 को पूछता है, अव्ययभाव समास हो, कर्मधारय हो, द्विगु हो, द्वंद्व हो, बहुब्रीहि हो, यानी 5 को पूछता है। अब कभी कभी तत्पुरुष समास का सवाल आपको दे देता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, एक ही ट्रिक बताते हैं जो आपको तत्पुरुष समास पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ क्या बोले हैं? हमेशा कारक का चिन्ह आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ आप जान लीजिए। देखिए जब भी आपसे पूछेगा ना कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, तो 6 ही प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है, तो 6 गो होता है। और तत्पुरुष भी पूछेगा तो कितना होता है? 6 प्रकार का होता है, आपको याद रखना है। देखिए कौन कौन होता है? देखिए 8 गो कारक होता है ना कि कर्ता, कर्म, यानी 8 गो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, जान लीजिए। कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के होता है। काथी से स्टार्ट होता है? कर्ता से स्टार्ट होता है। कर्ता से स्टार्ट होता है। देखिए 1 से लेकर 8 गो होता है। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, यहाँ 8। देखिए ये पहिलका को छोड़ दीजिए और लास्ट को छोड़ दीजिए। ये जो बात बीच में जो 6 गो बचा ना, इसी को यानी इसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए पहिलका यानी कर्ता को छोड़ दिए, यानी कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संपदा तत्पुरुष समास, यही 6 गो है। ठीक है, आप ये देखिए ये एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप जान लीजिए इसका। देखिए कारक का चिन्ह इसमें देखिए, जब भी आपको तत्पुरुष समास पहचानने को बोलेगा ना तो उसमें देखिएगा कारक का चिन्ह लगा होगा ना, तो सीधा कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है। पहिलका को हटा दीजिए यानी कारक में, और लास्ट वाले को हटा दीजिए। अब बीच में जो बचेगा 6 गो ना, वही तत्पुरुष समास है। यानी तत्पुरुष समास के 6 गो बेटा है, आपको याद रखना है। देखिए ये कर्म को करण से द्वारा, संपदान को के लिए अपदान से जुदाई
स्थायी यानी अलगाव, ठीक है। यहाँ पे देखिए संबंध काके की नाने अधिकरण में पर, जब भी देखिए इसका उदाहरण आप देख लीजिए। देखिए जब भी आपको देगा ना ऐसे कि पूछेगा कि मुंह तोड़ में कौन समास लगा हुआ है, तो आप इसे विग्रह कीजिएगा यानी आप इसे तुरिएगा, यानी मुंह को तोड़ने वाला। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मुंह तोड़ को ऐसे लिख सकते हैं, मुंह को तोड़ने वाला, यहाँ पे लिख सकते हैं तोड़ने वाला। तो देखिए इसके बीच में का थी, कारक का चिन्ह यहाँ पे आ गया ना, यानी मुंह को तोड़ने वाला। तो कारक में देखिएगा इसमें जो आपको बताए हैं ना कि यहाँ पे देखिए को किस में है, यानी कर्म तत्पुरुष समास में है को, यानी कारक का चिन्ह लगा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। यही एक पहचानने का नियम है। तो को आ गया ना, तो ये को आ गया, तो देखिए एक पुरुष समास हो गया। जब ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया तो ये कौन समास है, तत्पुरुष समास है। जल प्रभाव यानी जल का अभाव, क्या लिख सकते हैं, जल का प्रभाव या जल का अभाव ऐसे लिख सकते हैं। यानी का रहा है ना, तो ये संबंध में यहाँ पे है, संबंध यानी जल, यहाँ पे ऐसे इसको विग्रह कर सकते हैं, जल का भाव ऐसे लिख सकते हैं, जल का प्रभाव यानी का आ गया तो ये कौन आ गया, तत्पुरुष समास में यहाँ का लगा हुआ है ना। और जब ये तत्पुरुष समास आ गया तो ये सब किसका बेटवा है, यानी तत्पुरुष का है ना, तो ये कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। अब देखिए नयन समास, ये आपके देखिए ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नयन समास देखिए वैसा समास जिसमें नकारात्मक शब्द लगा उसे हम नयन समास कहते हैं। यानी नकारात्मक हमेशा अ से स्टार्ट होगा, क्या थी, अ से स्टार्ट होगा, उसमें नकारात्मक शब्द लगा होगा यानी निगेटिव शब्द लगा होगा, उसे हम नयन समास कहते हैं। देखिए जैसे कि इसको अनपढ़ पूछेगा, अनपढ़ में कौन समास लगा हुआ, तो इसे जब विग्रह कीजिएगा ना, यानी अनपढ़ यानी ना हो पढ़ा, यानी नकारात्मक यानी निगेटिव, ना हो पढ़ा, वो कौन समास होगा, नयन समास होगा। अनंत, ना हो अनंत यानी ना हो इसका अंत, उसे क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अनजान, ना हो जाना हुआ, यानी देखिए ये हमेशा जब भी ये शुरू होगा ना पहिल का अ से स्टार्ट होगा, उसे कौन बोलेंगे, नयन समास बोलेंगे, ठीक है। कुल मिला के यानी हम आपको समास पूरे जड़ से हम आपको खत्म कर दिए। देखिए जब भी आपके सवाल यानी समास के आएगा ना, तो आपको 100% हम आपको बोलते हैं कि समास का एक भी सवाल आप गलती नहीं करके आइएगा, यानी बिल्कुल आप देखते ही आंसर केवल मार्क कराइएगा, ठीक है। ये वो वादा है, हम आपको शुरू में बोले हैं ना कि जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो 99% यानी वीडियो में देखते ही हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल ये सभी परिभाषा और ये सब चीज आपको याद हो गया है, ठीक है। आपको फिर अगर आप नोट्स अभी नहीं बनाए हैं तो ये शुरू से फिर आप वीडियो देख लीजिए, देखकर नोट्स बना लीजिए, नहीं तो साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस सभी का पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको दे देंगे, ठीक है। ये सभी पीडीएफ देखिए आप टेलीग्राम ग्रुप का नाम जान लीजिए, यहाँ जाकर लिखिएगा ना बिहार, क्या लिखिएगा, बिहार बोर्ड, यानी इतना ही लिखिएगा बिहार बोर्ड, और उस पर से इस चैनल का नाम लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, इस चैनल का नाम लिख दीजिएगा तो वह चैनल चलेगा। यानी देखिए बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी यानी सेंटर, यहाँ पे इतना लिखिएगा ना, यानी जाकर टेलीग्राम ग्रुप में, तो ये हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे हर जानकारी कब कौन क्लास चलता है और सभी क्लास जो भी क्लास यहाँ पे हम आपको कराएंगे ना, उस सभी का पीडीएफ उस टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।